नमस्कार, आप देख रहे हैं आवाज अड्डा और आपके साथ मैं हूं विपिन भाटिया। एसआईआर का दूसरा चरण का ऐलान कर दिया गया है। वही एसआईआर जिसे बिहार चुनाव के दौरान वोट चोरी का मुद्दा बनाकर विपक्ष ने सवाल उठाए। सुप्रीम कोर्ट में लंबी सुनवाई हुई और दलीलें दी गईं। हालांकि कोर्ट ने चुनाव आयोग की संवैधानिक ड्यूटी की बात कर इसमें हस्तक्षेप से मना कर दिया, लेकिन आधार को शामिल करने का आदेश दिया गया था। इसके बाद अब दूसरा फेज शुरू हो रहा है और इसे लेकर फिर वही तकरार छिड़ गई है। विपक्ष कह रहा है कि बिहार में एसआईआर की जो प्रक्रिया हुई उसे लेकर जो सवाल उठे उनका जवाब दिए बिना आयोग दोबारा से चुनाव आयोग एसआईआर करा रहा है। तो बीजेपी कह रही है कि एसआईआर वोटर लिस्ट को शुद्ध कर रहा है। तो सवाल यह है कि आखिर एसआईआर का सच क्या है? क्या सच में शुद्धिकरण की आड़ में सियासत चल रही है या फिर चुनाव आयोग जैसे संवैधानिक संस्थाओं को बेवजह निशाना बनाया जा रहा है? आज आवाज अड्डा में इन्हीं सवालों का जवाब ढूंढने की कोशिश होगी। आइए उससे पहले दिखाते हैं आपको हमारी ये खास रिपोर्ट। वोटर लिस्ट के शुद्धिकरण पर महाभारत अब और बढ़ने वाली है, क्योंकि बिहार से जो प्रक्रिया शुरू हुई उसे अब पूरे देश में चलाने का ऐलान हो गया है। चुनाव आयोग ने एसआईआर के दूसरे चरण की घोषणा कर दी है। इस बार 12 राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों में एसआईआर कराया जाएगा। फोकस उन राज्यों पर होगा जहां चुनाव होने वाले हैं। चुनाव आयोग ने दावा किया कि बिहार में एसआईआर में मतदाताओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और बिहार की मतदाता सूची अब बिल्कुल साफ हो गई है। बिहार के 7.5 करोड़ मतदाताओं ने बढ़ चढ़कर पार्टिसिपेट किया। 90,000 बीएलओ, सभी 12 राजनीतिक दलों के 1.6 लाख बूथ लेवल एजेंट्स, सब ने मिलकर मतदाता सूची को शुद्ध बनाने का कार्य किया और नतीजा आपके सामने है। 0 अपील्स, अर्थात बिहार की मतदाता सूची अधिकतम शुद्ध मानी जाएगी। अब फेज 2 12 राज्यों में या संघ शासित प्रदेशों में आरंभ होने वाला है। एसआईआर के दूसरे चरण के ऐलान के साथ सियासी दलों में भी तकरार छिड़ गई। बीजेपी ने एसआईआर का स्वागत किया है तो विपक्षी नेता एक बार फिर से इसे वोट चोरी की तरह देख रहे हैं। वोटर लिस्ट सही होगा तो इलेक्शन भी सही होगा। अगर फर्जी लोग जो भारत के नागरिक नहीं हैं, अगर वो वोटर लिस्ट में नाम रहेंगे, जो मर चुके हैं उसका नाम अगर सूची से नहीं हटाएंगे तो फिर तो वोटर लिस्ट ठीक नहीं होगा। तो शुद्धिकरण होना चाहिए ना वोटर लिस्ट का। इसलिए उनको समझ में आना चाहिए कि इलेक्शन कमीशन इतना अच्छा काम कर रहा है तो सब उसको सराहना करना चाहिए। बिहार की एसआईआर के कारण और जो सवाल उसमें हम सब ने खड़े किए उसका उत्तर नहीं मिला, जवाब नहीं मिला। एसआईआर कराना एक ऐसे चुनाव आयोग द्वारा जिसकी मंशा, जिसकी नीयत, जिसकी क्रेडिबिलिटी पे बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। जाहिर सी बात है, लोग संतुष्ट नहीं है, विपक्ष संतुष्ट नहीं है, वोटर संतुष्ट नहीं है। बिहार चुनाव के बाद पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु जैसे विपक्षी शासित राज्यों में विरोध की आग सबसे ज्यादा भड़कने वाली है। तमिलनाडु में स्टालिन सरकार हो या फिर बंगाल की ममता बनर्जी सरकार, दोनों ने चुनाव आयोग की निष्पक्षता पर सवाल उठाए हैं। तो बंगाल में बीजेपी के नेता घुसपैठियों को शरण देने को लेकर ममता सरकार पर हमलावर। सवाल यह है कि आखिर वोटर लिस्ट शुद्धिकरण से ऐतराज क्यों होना चाहिए? अगर इससे फर्जी और गलत वोटिंग पर लगाम लगती है तो विपक्ष इसका विरोध क्यों कर रहा है? लेकिन चुनाव आयोग को यह भी बताना चाहिए कि आखिर फर्जी वोट को रोकने में एसआईआर की प्रक्रिया कितनी कारगर है। तो चलिए अब बातचीत की शुरुआत करते हैं और हमारे साथ आज मेहमानों का एक खास पैनल है जिसमें शामिल हो रहे हैं बीजेपी के प्रवक्ता धनंजय गिरी, कांग्रेस के प्रवक्ता विशाल लोधी, वरिष्ठ पत्रकार हर्षवर्धन त्रिपाठी, वरिष्ठ पत्रकार प्रेम कुमार और अजीम प्रेमजी यूनिवर्सिटी में असिस्टेंट प्रोफेसर कार्तिकेय बत्रा। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो गिरी साहब, देखिए आज ये ऐलान हुआ है कि अब फेज 2 शुरू होगा और उसके साथ सियासत भी शुरू हो गई है। तो जो विपक्षी दल हैं उन्होंने एक बार फिर से आरोप आप देखिए, अभी जो अगर आपने सुना पवन खेड़ा साहब जो कह रहे हैं एसआईआर पर बात उतनी नहीं हो रही जितनी चुनाव आयोग पर हो रही। उनका कहना है कि ये जो अभी मौजूदा चुनाव आयोग है ये इसके पास ये योग्यता नहीं है कि ये एसआईआर कराए। तो क्या मानेंगे आप, ये विपक्ष का
राग है, आलाप है, या सच में उनकी बात में कुछ दम है? क्योंकि कई बार जब सवाल उठाए गए तो जो जवाब आना चाहिए था चुनाव आयोग की तरफ से आ नहीं पाया। नहीं, देखिए, एसआईआर की प्रक्रिया जो गहन पुनरीक्षण मतदाता पुनरीक्षण पर हंगामा बहुत किया गया, स्वयं हंगामा किया गया, स्वयं शांत भी हो गए। बोगस अभारतीय और नकली मतदाताओं की जांच तो होनी चाहिए। चुनाव आयोग इसे राष्ट्रीय स्तर पर करने जा रहा है, ये लोकतंत्र की मजबूती के लिए शुभ है। चुनाव आयोग धन्यवाद का पात्र है जो अपनी जिम्मेवारियों को बखूबी निभा रहा है। अब जहां तक बात रही कांग्रेस की, कांग्रेस कार्यालय को आदत रही है कि 10 जनपद से देश को चलाने की, लोकतंत्र से कोई मतलब नहीं है। और कोई भी पार्टी अगर 5 पीढ़ियों से एक परिवार की पांव पोंछ है, तो भारत के दुनिया के लोकतंत्र में कोई ऐसा इतिहास बता दीजिए जहां 5 पीढ़ियों से एक पार्टी एक परिवार के द्वारा संचालित हो रही हो। ये लोकतंत्र तो हो ही नहीं सकता। ये तो राजतंत्र है। लोकतंत्र का इसने सिर्फ लबादा ओढ़ रखा है। तो ये जो है कि सत्ता के जो बंगला भगत है वो चुनाव आयोग से पहले, अब देखिए, पुराने चुनाव आयुक्तों को मैं किसी पर सवाल नहीं उठाना चाहता, लेकिन जो चुनाव आयुक्त के पद से हटे, वो राज्यसभा गए, क्या हुआ, कौन उसके बाद मंत्री भी बन गए, क्या क्या होते रहा, चुनाव आयोग कैसे बनते थे कांग्रेस कार्यकाल में, और चुनाव के जो धांधली की बात करते हैं लोग, तो इस देश में चुनाव आयोग में धांधली में एक ही देश के प्रधानमंत्री को सजा हुई, उस स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा गांधी को सजा हुई। देश में कांग्रेस ने पहला बार जो चुनाव में भ्रष्टाचार किया वो संविधान निर्माता बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के साथ किया। 74,000 वोट इनवैलिड करके 14,000 से उनको हराया। 18 पेज का उन्होंने चुनाव आयोग को लिखित दिया। तो कांग्रेस के जो को लगातार जो उनके कल्चर रहा है, उस कल्चर से वो इस देश को चलाना चाहते हैं। जैसे जैसे लोकतंत्र जीवंत हुआ, प्राणवंत हुआ, जैसे वोटर आई कार्ड आया, जैसे ईवीएम मशीन आई, जैसे मतदाता पुनरीक्षण हुआ, जैसे हालांकि पंडित नेहरू के समय में 3 बार हो चुका था, पहले ही मतदाता पुनरीक्षण हुआ है, लेकिन किसी भी व्यक्ति को योग्य और अयोग्य का सर्टिफिकेट देने का काम मेरा आपका नहीं है, इस देश की महान जनता का है। अभी मतदाता पुनरीक्षण हुआ, उसमें कितने नाम कटे, तमाम जो नया निकल करके आया, शुद्धिकरण हुआ, नए वोटर जोड़े गए जो 18 साल के हो गए हैं लड़के। तो ये तो एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। ये लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए हमें अपने मुद्दों पर भरोसा है, इसके आधार पर हम चुनावी समर में उतरते हैं। लेकिन चुनाव के लिए आप कहते हैं एक तरफ की संविधान का, हमारे संविधान हाथ में लेके चलते हैं। अरे संविधान पर कभी आपकी दादी ने इस पर कुठाराघात किया था, इसको आपातकाल लगाया था, और आप मुट्ठी में करना चाहते हैं। आपका जो एजेंडा है वो साफ साफ दिख रहा है, आप अपने एजेंडे पर चलना चाहते हैं। लेकिन देश लोकतंत्र से चलेगा, देश संविधान से चलेगा, और चल भी रहा है। इसी का नतीजा है कि आज एक गरीब का बेटा, एक चाय बनाने वाला इस देश का प्रधानमंत्री है, न कि चांदी के चम्मच लेकर पैदा हुए लोग आज अपनी वारी का इंतजार करते रह रहे हैं। ये देश के लोकतंत्र की ताकत है, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के दिए गए संविधान की ताकत है। साबरमती के संत का सपना है, जो साबरमती की संतान आज सातत्य दे रही है, उसे पूरा कर रही है। जिस ढंग से देश का विकास किया जा रहा है, कांग्रेस लगातार इस सदमे में है कि 91 चुनाव कैसे हार गए, बिहार में 92 हारने की तैयारी है, इसीलिए उनको बेचैनी है, इसीलिए वो तमाम तरह की कवायद कर रहे हैं, तमाम तरह के मिथ्या, अनर्गल, प्रलाप और आरोपों के बीच में कांग्रेस पार्टी खड़ी है। जी जी, लोधी साहब, देखिए, जो मैंने अभी जिक्र किया कि चाहे पवन खेड़ा जी की बात हो, चाहे राहुल गांधी की बात करें, तो आप जब से ये एसआईआर की प्रक्रिया शुरू हुई है तब से उस पर सवाल उठना शुरू हो गया है। अब हम इसे कैसे देखें? 20 साल पहले हुई थी ये प्रक्रिया, में भी 21 साल पहले, तो बिल्कुल ज़रूरत तो है इसकी। आप 21 साल से अगर आपकी वोटर लिस्ट रिफ्रेश नहीं हुई है, उनका शुद्धिकरण जैसे हिंदी में जो शब्द है वो नहीं हुआ है, तो बिल्कुल बनता है। उसका इतना विरोध क्यों? देखिए, विरोध चीजों का नहीं हो रहा, निष्पक्षता जो है वो लोकतंत्र की पवित्रता के लिए बहुत जरूरी है। क्योंकि भारत देश जो है इस विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र वाला राष्ट्र है। आप खुद सोचिए, आज जो एसआईआर पे सवाल खड़े हो रहे हैं, तो कहीं ना कहीं सवाल खड़ा, भाई देखिए, क्वेश्चन पूछना, उसका जवाब देना, उसका विरोध करना, ये तो जनता का हक है, विपक्ष का हक है। आज 67 लाख वोट जो है बिहार में एक झटके से काट दिए जाते हैं, ठीक है। उससे पहले लोकसभा भी चुनाव चल रहा था, लोकसभा से पहले भी ये चुनावी प्रक्रिया शुरू हो जानी चाहिए थी। आज जिस लोकतंत्र की ये लोग दुहाई दे रहे हैं, आज पूरा देश जान रहा है कि जब राहुल गांधी जी ने वोट चोरी के मुद्दे को पूरे देश में बिल्कुल फूकने का काम किया, तो उन्होंने सबूत के तहत पूरे देश को दिखाया कि वोट चोरी कहां कैसे हो रही है। आप खुद देखिए, बैंगलोर में, महादेवा में एक ही घर में 70-80 लोग
खुद बिहार में एक बड़ा प्रश्न खड़ा होता है। एसआईआर होने के बाद बिहार में भी, चंपारण में कई मैंने सोशल मीडिया पे देखा, किसी के घर में 240 वोट है, किसी के घर में 48 वोट है, कहीं 70 वोट है। तो ये प्रश्न जो खड़ा हो रहा है, तो कहीं ना कहीं चुनाव आयोग की निष्पक्षता पे ही सवाल है ना। यदि चुनाव आयोग ईमानदार होता तो आज सिर्फ बिहार पे ही, बिहार चुनाव आने पे ही इतना बड़ा एसआईआर का फैसला जो लेना पड़ा। तो कहीं ना कहीं चुनाव आयोग की नियत कथनी करने में खोट है, और खुद चुनाव आयोग बीजेपी के बताए रास्ते पे निकल चुका है। अभी मैं इनके बड़े नेता का जो बयान सुन रहा था, उन्होंने बोला कि लिस्ट का शुद्धिकरण, ये लिस्ट का शुद्धिकरण नहीं हो रहा, ये बीजेपी के लिए लिस्ट का सिद्धिकरण किया जा रहा है। और यही सिद्धिकरण जो है बीजेपी पूरे जो 12 राज्यों में आगामी जो दूसरे पर गिरी साहब, इसका आधार क्या? देखिए, आपने कहा कितने 65 लाख नाम काटे गए, तो शायद 21 लाख या 22 लाख नाम जोड़े भी गए। 65 लाख 7-8 करोड़ में अगर कट जाते हैं 20-1 साल के बाद, तो अब ये तो एक गणित का सवाल हो गया कि ऑन एन एवरेज कितना कटना चाहिए। उसमें आपको क्या है कि वो 65 के 65 लाख आपके वोट थे जो काट दिए गए, खासतौर पे चिन्हित करके? नहीं, मैं यहाँ पर अपने वोट की बात करने नहीं आया। मैं पूरे बिहार की बात करने आया हूँ, बिहार के मतदाताओं की बात करने आया हूँ। कहीं ना कहीं आज जो वहां पे पैसा, ऐसा कौन सा बड़ा कारण हो गया? क्या वो 65 लाख लोग कौन थे? इनका कहना है कि भाई बीजेपी वाले बोल रहे हैं, उनके सहयोगी दल बोल रहे हैं कि जो वोट कटे हैं वो घुसपैठिए थे। तो कहीं ना कहीं ये सवाल तो अमित शाह पे भी खड़ा होता है कि बिहार के अंदर इतने घुसपैठिए कैसे आ गए। और दूसरी बात है कि 65 लाख जो है छोटी मोटी संख्या नहीं है। तो 65 लाख का वोट का जो कटने का वोट का फर्क पूरे बिहार के चुनाव पे आएगा। और मैं आपको बिल्कुल पूरी मजबूती के साथ और पूरे होश और हवास के साथ बता रहा हूं कि जो नहीं, वो धनंजय साहब, वो अंतर तो तभी आएगा ना, वो अंतर तो तभी आएगा जब हमें ये पता हो कि ये वोट किसके पक्ष में जाने वाले थे। मान लीजिए वो अगर आपके पक्ष के वोट थे तो फिर आप पे अंतर आएगा, इनके पक्ष के वोट थे तो इन पे अंतर आएगा। उसके लिए वो क्लैरिटी तो चाहिएगी ना। वो आज पूरे बिहार में जो वोट कटे हैं उनमें सबसे ज्यादा संख्या जो है वो दलित है, पिछड़ा है, आदिवासी है, मुस्लिम है। और आज भारतीय जनता पार्टी जान गई है कि आज चाहे वो दलित हो बिहार का, चाहे पिछड़ा हो, चाहे एससी हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे आदिवासी हो, आज वो इनके साथ नहीं खड़ा है। आप खुद देखिए जिस ये कुशासन, ठीक है, तो गॉट योर पॉइंट। आपने कहा कि जिन जिन के खड़े हैं आप मान रहे हैं कि वो इनके विरोध में, और अगर इनके विरोध में है तो आपके पक्ष में। आता हूं मैं गिरी साहब, आपके पास भी आऊंगा, लेकिन थोड़ी और बहस को खोल लेते हैं। हर्षवर्धन, इनके सवाल का बस 1 मिनट जवाब दे दूं। अच्छा, बोलिए। विपिन जी हमारे सम्मानित प्रवक्ता कांग्रेस के शायद बिहार को नहीं जानते हैं। वो 65 आदमी का अगर नाम कट जाए तो वो सड़क पर कैसे बवाल मचाएंगे। ये बिहार में जितने आंदोलन भारत में हुए ना, अब चाहे वो इनके आपातकाल के खिलाफ हुआ हो, चाहे सिकंदर को भगाने से लेकर के तमाम जो आंदोलनों की धरती बिहार ही वो चित्र भूमि रही है। बिहार ने कई धर्मों को जन्म दिया है। आपको 65 लाख लोग अगर जिंदा होते ना तो सड़क पर चलने की जगह नहीं होती। आप कुछ बोलिए तो कुछ डाटा के साथ बोलिए। यही फर्जीफिकेशन जो आपका है, पार्टी का, आपकी मातृ संस्था आरएसएस का कोई लेना देना नहीं है। चाहे वो भारत की आजादी का आंदोलन हो, चाहे बिहार के उत्थान का आंदोलन हो, चाहे सामाजिक न्याय का आंदोलन हो, उसमें कहीं ना बीजेपी कहीं नहीं खड़ी है। न वहां के बिहारी के साथ खड़ी है, न देश के भारतीयों के साथ खड़ी थी, न आजादी में खड़ी थी, न आज खड़ी है। आप लोग सिर्फ मौका परस्त लोग हैं, मौके के हिसाब से राजनीति को खोजने वाले लोग हैं, सत्ता की कुर्सी को लूटने वाले लोग हैं, और इस देश के लोकतंत्र को बर्बाद करने वाले लोग हैं। आप हमको राजनीतिक परिभाषा ना बताइए। देश के उत्थान में आपका कोई योगदान नहीं है। आप देश के उत्थान की बातें हमसे मत करिए। आपका इतिहास पूरा देश का बच्चा बच्चा जानता है। आप खुद एसआईआर के माध्यम से आप किस ओर पे चोट करने की बात कर रहे हैं? आप पिछड़ों की ओर पे चोट करने की बात कर रहे हैं। तो देश की धरती से जुड़ ही नहीं पाया। ह्यूम के संतान हमारे कैसे हो सकते हैं? अरे ह्यूम की संतान हमारी कैसे हो सकती है? विलियम बैटनबर्ग का बेटा हमारा कैसे हो सकता है? एंटोनियो माइनो तक चलिए गिरी साहब लोधी साहब, ठीक है। वो फिर ये तो बिल्कुल टिपिकल उस विशेष साइकिल में बातचीत चली जाएगी जहां आप दोनों ही बात करते रहेंगे। ठीक है, आएंगे आपके पास भी दोबारा आएंगे। एक ही भट्ट साहब, मैंने छोटी सी बात रखी थी, सिर्फ इतनी सी बात रखी थी कि अगर 65 लाख नाम कटा है तो 65 लाख लोग कहां हैं? तो आप करो दलित है, पिछड़ा कहां है भाई?
अगर दलित आपको वोट देता तो आपकी दुर्दशा ये नहीं होती। ठीक है, चलिए मैं आता हूं। हर्षवर्धन जी, ये जो पूरा मसला बन गया है, ये चुनाव आयोग वर्सेस रेस्ट विपक्ष का बन गया है। शायद प्रक्रिया पर उतनी प्रॉब्लम नहीं है किसी को, हालांकि अब वो टाइमिंग पे सवाल उठाए जा रहे हैं कि ठीक बिहार इलेक्शन के पहले क्यों ले आया, आप 20 साल से रुकी पड़ी थी तो। लेकिन जो बार बार घूम फिर के बात आ रही है, चाहे वो कांग्रेस उठाए, चाहे वो ममता बनर्जी बोले, अब चाहे दक्षिण से स्टालिन की तरफ से आ रही है कि वो चुनाव आयोग को ही निष्पक्ष नहीं मान रहे हैं। उनका लग रहा है कि चुनाव आयोग अपने हिसाब से काम कर रहा है। कुछ चीजें ऐसी भी आई कि कुछ सुप्रीम कोर्ट बीच में आया, उन्होंने कहा ये डेटा दो, तब जाके डेटा मिला। उन्होंने कहा कि ये डिटेल बताओ, तब जाके डिटेल आई। अभी भी उस पर भी है कि भाई वो पूरी नहीं आई, या वो रीडेबल नहीं है, मशीन रीडेबल नहीं है, या कह रहे हैं कि जो आधार वाला मामला है वो उछाल दिया। तो बहस उसके बीच में अटक के रह गई है। देखिए विपिन जी, मुझे तो यही नहीं समझ में आ रहा है कि ये बहस आज करने की नौबत क्यों आ पड़ी। बिहार चुनाव के पहले जब SIR का ऐलान किया गया तो वो बहस वाजिब थी, उस पर बात होनी थी, क्योंकि उसका एक सबसे बढ़िया मजबूत तर्क क्या दिया जा रहा था कि भाई चुनाव नजदीक है। और मैंने तो हर प्रवक्ता का मुझे याद है, जो पत्रकार, विश्लेषक, बुद्धिजीवी जो बैठते थे, उन सबका मुझे याद है कि वो कहते थे इस प्रक्रिया पर किसी को ऐतराज नहीं है, समय कम है, अभी क्यों करा रहे हैं, बिहार के अलावा दूसरी जगहों पर कराइए। फिर उन्हें बताया गया कि 1993 में TN शेषन ने कैसे पूरे देश को 2 साल में मतदाता पहचान पत्र दे दिया गया। तब भी यही कहा जाता था कि कुछ नहीं हो पाएगा, ऐसे कैसे होगा, लेकिन हकीकत बन गया ना भाई, सच हो गया, मतदाता पहचान पत्र आ गया। फिर ब्लैक एंड व्हाइट फोटो से कलर्ड फोटो आ गई, अब तो बढ़िया फोटो आने लगी, वरना पहले लोग कहते थे कि जो पहचान पत्र में जो फोटो है और जो असली फोटो है, दोनों का फर्क बहुत होता है। ऐसा ही फर्क है रियल डेमोक्रेसी और जो डेमोक्रेसी का भ्रम फैलाया जाता है। रियल डेमोक्रेसी में ज्यादा सहभागिता होगी, ज्यादा लोग मतदान करने आएंगे, लेकिन अगर मान लीजिए कि 20 वर्ष हो गए और मतदाता ही नहीं रहा, वो किसी की मृत्यु हो गई, जो नए लोग पैदा हुए, जो जन्म लिए, जो 18 वर्ष के ऊपर के हो गए, जो लोग एक जगह से दूसरी जगह चले गए, ये तो सबसे सामान्य प्रक्रिया थी। लेकिन कमाल देखिए कि आज चुनाव आयोग की प्रेस वार्ता के बाद सभी टीवी चैनलों पर यह बहस है। अब सोचिए, जो लोग कह रहे थे कि बिहार के वक्त समय नहीं था, अब तो इन 12 राज्यों में बहुत समय है। किसी भी राज्य में 2 महीने में चुनाव नहीं, किसी भी राज्य में, फिर भी ये तमाशा क्यों हो रहा है? इसका मतलब कि ये अलग बात है। तो वो अलग बात क्या है, इसको देश को समझना चाहिए। कांग्रेस के नेता राशिद अल्वी ने कहा कि ये SIR नहीं, ये NRC है, यानी वो कह रहे हैं कि इसमें देश के नागरिकों की पहचान हो जाएगी। अब जरा ये बताइए, वैसे तो NRC नहीं है और मैं तो पक्षधर हूं कि NRC होना चाहिए लोकतंत्र अच्छा होने के लिए, लेकिन अगर NRC भी हो तो आपको दिक्कत क्या है भाई? जो नागरिक होगा वही तो मतदाता होगा ना, ये तो मूल बात है। लेकिन राशिद अल्वी कह रहे हैं कि ना ये तो NRC कर देंगे। यानी किसको बचाना है? घुसपैठियों को बचाना है, किसको बचाने की मंशा है? फिर दूसरा क्या मैंने सुना, उमर अब्दुल्ला ने कहा कि भाई बिहार के चुनाव के परिणाम तो आ जाने देते। अच्छा, क्या होगा बिहार चुनाव का परिणाम? आप ये कहते कि बिहार चुनाव के पहले ये हो गया, SIR पूरी हो गई प्रक्रिया, अब अगर परिणाम की आप बात कर रहे हैं तो क्या मतलब है आपका कि चुनाव हार जाएंगे तो कहेंगे सब गड़बड़ और जीत जाएंगे तो कहेंगे सब ठीक? बंगाल की एक मंत्री है, उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि अगर पहले के उस पर हो गया सब चुनाव तो अब क्यों नहीं उसी पर होता रहे। आज तक ऐसा नासमझी भरा किसी विपक्ष के नेता ने नहीं कहा था इसके पहले के जो SIR हुए थे, इसके पहले के जो रिवीजन हुए थे, क्योंकि ये तो वही बात हो गई नहीं कि अच्छा ठीक है भाई, पहले जब बैलगाड़ी से चलते थे तो क्या जरूरत थी उसके आगे जाने की, कार आ गई तो और ऑटोमेटिक क्यों चाहिए, उससे आगे क्यों चाहिए? सुधार की प्रक्रिया का विरोध बहुत से लोगों का मूल स्वभाव होता है, लेकिन लोकतंत्र की शुद्धिकरण की राह में ये जो उसके राह में बाधा बन रहे हैं, इनको देश देख रहा है, उनकी साख कमजोर हो रही। तो कई सारी तर्क दिए यहाँ पर हर्षवर्धन जी ने कि ये विपक्ष की तरफ से किस तरह के बयान आ रहे हैं या क्यों उसका विरोध किया जा रहा है। प्रेम कुमार जी क्या माने? अब ये जो जितने बयान हर्षवर्धन जी ने बताए, ये तो लगते हैं कि ये खिसियानी बिल्ली जैसा काम हो गया, कि ये उतने तार्किक नहीं है। मैं ये मना नहीं कर रहा कि दूसरी तरफ जो आरोप लगे, या अभी तक शायद वो बांग्लादेशी वाला डेटा तो चुनाव आयोग ने शेयर भी नहीं किया, चुनाव आयोग के अपने तर्क हैं। लेकिन क्या चुनाव आयोग अगर आज ये प्रक्रिया करा रहा है 20-21 साल बाद,
तो इस पर सीधे सीधे सवाल उठा देना बनता है। आप प्रश्न पूछ सकते हैं, चीजें बदली हैं, आप डेटा मांग सकते हैं, डेटा आगे पीछे आ भी रहा है, लेकिन क्या उसको पूरी तरह खारिज कर देना, ये बात सही है? देखिए विपिन जी, मैं भी एक अपना एक्सपीरियंस शेयर करते हुए बात रखता हूं कि आज छठ का दिन है। मैं पटना से मधुबनी आया हुआ हूं पारिवारिक छठ में शामिल होने के लिए, और 4 बजे मुझे प्रोग्राम में शामिल होने के लिए एक टीवी चैनल से आता है न्योता कि आप प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली है चुनाव आयोग की, आप बैठिए। मेरी दुविधा थी, फिर भी मैंने कर्म को चुना और घाट पर जाने में सोचा बाद में जाएंगे। फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू होता है 5:15 बजे के आसपास तक खत्म होता है। जब तक मैं घाट पहुंचता हूं 5:22 पर वहां माइक बंद हो चुका होता है, लाइट बंद हो चुकी होती है, वो मतलब समय खत्म हो चुका होता है। प्रश्न ये है कि छठ का दिन चुना गया और उस समय भी ठीक जब छठ हो रहा, लेकिन हमारे हर्षवर्धन जी जैसे माने उन जैसे लोग जो बोलते हैं आस्था पर के समय क्या होना चाहिए नहीं होना चाहिए, इस पर एक शब्द भी नहीं बोलते। बोलिएगा हर्षवर्धन जी, बोलिएगा, मैंने बस बात छेड़ी है। उसके आगे मैं आता हूँ विषय पर आता हूँ कि देखिए हमारे गिरी जी ने भी आवाज उठाई कि 65 लाख लोग जो हैं गायब हो गए तो सड़क पर दिखना चाहिए। और चुनाव आयोग ने भी कहा कि कोई कंप्लेन ही नहीं आया, तो इसका मतलब सबसे शुद्ध जो SIR है वो हुआ है बिहार में। आप देखिए पूरे देश में इलेक्टोरल रोल में जो चुनाव आयोग का अधिकृत वक्तव्य होता है वो है कि करीब 1 अरब 18 करोड़ एलिजिबल वोटर्स हैं। करीब 1.5 साल पहले का बयान है चुनाव आयोग का, और उस समय 96 करोड़ के करीब वोटर लिस्ट में नाम थे, यानी 22-23 करोड़ वोटर लिस्ट से बाहर थे। सारी कोशिशें चुनाव आयोग करता रहता है कि वोटर लिस्ट में नाम लिखाइए, वोटर लिस्ट में नाम लिखाइए। ये जो 23-24 करोड़ लोग वोटर लिस्ट में नाम नहीं लिखाते हैं, तो आप क्या मान लेंगे कि वोटर लिस्ट मुकम्मल हो गया? हमने तो पूरी अपील कर दी। ठीक उसी तरीके से आपने अपील के लिए कहा, लोग अपील में नहीं गए, शिकायत करने नहीं गए, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि हमारी जनता को चुनाव आयोग पर भरोसा नहीं है। क्या मेरा वोटर लिस्ट में नाम कट गया और मैं ही अपील करूं, मैं ही साबित करूं? नहीं जाऊंगा। ऐसे भी बहुत सारे लोग वोटर लिस्ट में नाम नहीं लिखाते, मेरा काट दिया तो काट दिया। तो ये भी इसका दूसरा पहलू होता है। सड़क पर उतरना वोटर लिस्ट में नाम लिखाने के लिए, उतनी जागरूकता होती तो 24 करोड़ लोग वोटर लिस्ट से बाहर होते क्या? ये बात मैं कहना चाहता हूं। इन दोनों के जवाब में चुनाव पर यहाँ पे प्रेम जी एक सवाल मेरे मन में आया, स्वाभाविक सा सवाल है, सुनिएगा, मैं किसी बात को काटने के लिए बात नहीं कह रहा। ठीक है, एक आम आदमी तो नहीं उतरा, लेकिन जो हमारे राजनीतिक दल हैं, जो अभी इतनी बड़ी एक्सरसाइज करी, कांग्रेस पार्टी ने, राहुल जी ने कहा कि हमने ये जुटाया वो जुटाया, तो एक छोटे से 10 कैंप लगा देते, वहां पे लोगों को बुला लेते कि चलिए आपकी आवाज को हम उठाते हैं, हम लेकर चलते हैं। 65 लाख ना सही 65,000 लोगों को ले आते तो बात बन जाती। फिर क्यों नहीं किया वैसा? ये स्वाभाविक सवाल है जो मेरे मन में आया। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, मैं इसका भी जवाब देने की कोशिश करता हूँ कि कांग्रेस पार्टी ने, आपको याद होगा, 80,000 के लाग में संख्या भूल रहा हूं, बड़ी संख्या में उन्होंने शिकायतें की थी, जिसको चुनाव आयोग ने कहा था कि विधिवत तरीके से नहीं हुआ, इसलिए उन शिकायतों को हटा दिया था। तो अब विधिवत तरीके से नहीं हुआ बोल के आपने शिकायतें नहीं सुनी, तो पार्टियों को तो सबसे कम भरोसा चुनाव आयोग पर है। चुनाव आयोग को वो क्यों जाकर के ये सबूत इकट्ठा कराए? ये चुनाव आयोग के प्रति गिरते हुए जो अविश्वास है, हाँ ठीक है, वो तो सवाल पहले ही मैंने कह दिया कि ये प्रक्रिया के प्रति अविश्वास नहीं है, ये चुनाव आयोग के प्रति अविश्वास है। लेकिन अब उसी अविश्वास को अगर आपको मूर्त रूप देना है तो आपको चीजों को तो बताना पड़ेगा। हर्षवर्धन कुछ कहना चाह रहे थे, आप अपनी बात कह दीजिए, फिर मैं आ रहा हूं दोबारा आपके पास आ रहा हूं। हाँ जी, बोलिए बोलिए बोलिए। प्रक्रिया, चुनाव आयोग पर अविश्वास है, ये बात आप सही कह रहे हैं, लेकिन प्रक्रिया में के कारण जो अविश्वास पैदा हुआ है, उसके कारण ये चुनाव आयोग में अविश्वास नहीं। देखिए, हाँ, मैं प्रक्रिया में क्यों अविश्वास आपने कह दिया, टाइमिंग खराब है।
आपने अभी क्यों किया? क्योंकि 20 साल अगर किसी वोटर लिस्ट को पुराना को हुए और अगर उसको नया करना है तो ये तो बहुत पर्याप्त समय है ना सर, बहुत पहले हो जाना चाहिए था। 20 साल का गैप ही क्यों आया? इस पर सवाल उठाया जा सकता है। एनीवे, हर्षवर्धन जी बारे में बोलूंगा इसका जवाब। हाँ, मैं आता हूं आपके पास। देखिए विपिन जी, मैं तो आश्चर्यचकित हो गया आज। इस तरह के कुतर्क अगर करना है तब तो कोई भी, जो लोग रह गए वोटर लिस्ट से उसके आधार पर सब कुछ तय कर देना है। चुनाव आयोग ने पिछले कुछ वर्षों में, चुनाव आयोग, राजनीतिक दल, सामाजिक संगठन, सबने मिलकर पिछले कुछ वर्षों में ज्यादा लोगों को मतदाता बनाया। नहीं बन पा रहे हैं भी 100% लोग, लेकिन ये कोई गड़बड़ी या कोई ऐसा कुछ नहीं है। बहुत से लोग नहीं अभी उस तरह से कर पाते, लेकिन बहुतायत लोग अपना नाम मतदाता सूची में अब देखना चाहते हैं, कराते हैं, हटवाते हैं। लेकिन ये कुतर्क तो गजब ही ले। और मैं तो सचमुच आज दुखी हो गया। मैं उत्तर प्रदेश का हूं, हमारे यहां छठ पर्व नहीं मनाया जाता है, लेकिन अभी हर जगह हमारे यहां, नोएडा से लेकर प्रयागराज से लेकर प्रतापगढ़ से लेकर सब जगह मनाया जाता है। हमने तो नहीं देखा कोई इतना लोभी व्यक्ति हो कि छठ पर्व छोड़ के टीवी के डिबेट में बैठ जाए। प्रेम कुमार जी तो बिहार के हैं, मधुबनी गए थे छठ पर्व करने। इनकी आस्था इतनी कमजोर है, टीवी के डिबेट के लिए चले गए, और उसके लिए भी ज्ञानेश कुमार जिम्मेदार हो गए कि क्यों उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस देर से खत्म हुई। ये आस्था के साथ ये जो खिलवाड़ होता है, यही मानसिकता खराब। जिसको श्रद्धा होगी, जिसको आस्था होगी पर्व में, वो दूसरे कामों पर नहीं जाएगा। और इसीलिए मैं कह रहा हूं, ये कुतर्क इसमें लाना कि आज के दिन ये प्रेस वार्ता क्यों हुई, ये कोई ऐसा थोड़ी था कोई पर्व के लिए हुई थी। उनको एक जानकारी देनी थी, वो जानकारी दे दी। टीवी पर हम बहस कर रहे हैं, राजनीतिक दलों को जानकारी मिल गई, बीएलए बीएलओ का प्रशिक्षण हो रहा है। उसमें किसी व्यक्ति को छठ पर्व पे घाट पे पहुंचने में देर हुई क्योंकि वो टीवी पर चला गया था। ऐसा लोभ लालच नहीं करना चाहिए। छठ मैया को थोड़ा तो आप सम्मान करिए। आप यहां से मधुबनी गए दिल्ली से, और ऐसे आप लोभी हो गए, टीवी डिबेट नहीं छोड़ पाए। छठ पर्व जो है वो आपके लिए कमतर हो गया, टीवी डिबेट ज्यादा जरूरी हो गई। मुझे लगता है थोड़ा व्यक्तिगत हो गया ये। जी प्रेम जी करिए, क्योंकि मैं अब कार्तिकेय भी इंतजार कर रहे हैं। अगर कर दूं, छोटी सी टिप्पणी कर दूं। देखिए, लोभी, कुतर्क, ये सारी बातें चलिए मैं कबूल कर लूं, लेकिन आस्था जो है व्यक्ति की होती है, कर्म से बड़ी चीज कुछ नहीं होती है। मैं घाट पर गया, ये भी कह रहा हूं, मैं घाट पर गया और मैंने दोनों के साथ न्याय करने की कोशिश की। ठीक है गौड़ पॉइंट सर। चुनाव आयोग का कर्तव्य क्या था? इसको यहाँ नहीं डालना चाहिए, करना क्या कर्तव्य नहीं था? ठीक है, आप दोनों ने अपनी अपनी बात रखी। हम आते हैं कार्तिकेय, क्योंकि काफी देर से हमारे साथ हैं और ऑलमोस्ट हम एक फर्स्ट हाफ के एक एंड पे पहुंच रहे हैं। कार्तिकेय, सबसे पहले क्षमा चाहूंगा, थोड़ा लेट आपके पास आ रहा हूं, बट हाँ आपको उतना अतिरिक्त समय भी रहेगा। देखिए, पूरी चर्चा आपने यहां तक सुनी और ये लगातार जब से एसआईआर का मुद्दा आया है तब से ही इसी तरीके से बातचीत हो रही है। एक तरफ चुनाव आयोग है, उसके सामने विपक्ष है। अभी जैसे बात निकल कर आई कि प्रक्रिया पर उतना ऐतराज नहीं है, हो सकता है टाइमिंग ये वो, लेकिन ज्यादा है चुनाव आयोग की मंशा पर। अब ऐसे में क्या चुनाव आयोग को भी 2 कदम आगे बढ़कर, जिस तरह की राजनीति से हम इन दिनों गुजर रहे हैं, अगर वो कह रहे हैं कि भाई आपने वो रीडेबल लिस्ट नहीं दी, ये लीजिए रीडेबल लिस्ट ले लीजिए, आपने वीडियो फुटेज नहीं दिया, उसके बजाय कोई जवाब दे, उस पर कंट्रोवर्सी हो, लीजिए वीडियो फुटेज ले लीजिए, क्या चुनाव आयोग को भी एक कदम आगे बढ़ाकर दूध का दूध और पानी का पानी ना कर देना चाहिए? सारी बात ही खत्म। थैंक यू विपिन जी, आपने आसान सवाल पूछा है। मुझे लगता है एक कदम नहीं, जितने भी कदम लगे, जितने भी सवाल चुनाव आयोग से पूछे जाएं, ये उनकी जिम्मेदारी है कि वो उनका जवाब दें, जब तक कि कतार में खड़ा आखिरी व्यक्ति संतुष्ट ना हो जाए उन जवाबों से। ये मेरा मानना। हर्षवर्धन जी ने शुरुआती जो अपनी टिप्पणी की कि इस बार क्यों कंट्रोवर्सी, बिहार में तो रीजन था कि टाइमिंग गलती। मैं बिल्कुल अग्री करता हूं इस बात से कि ये जो अनाउंसमेंट आई है, असम, तमिलनाडु, पुडुचेरी, बंगाल, असम छूट गया है, पुडुचेरी, बंगाल, तमिलनाडु, अन्य राज्यों को लेकर इनके चुनाव तो कुछ महीनों बाद हैं और इलेक्टोरल रिवीजन होना चाहिए। ये बहुत नेचुरल प्रोसेस है। मैं नहीं मानता कि पहले वाले में नहीं हुआ तो पहले वाले रोल पे ही आप चुनाव करा दीजिए। आपको वो रिवीजन करना चाहिए, बिल्कुल सही बात है। लेकिन जो एक बहुत ही नॉर्मल सी प्रक्रिया होनी चाहिए थी, उसमें इतना बवाल क्यों? उसका बॉटम लाइन विपिन जी ये है कि पिछले कुछ समय में इलेक्शन कमीशन ने कहीं ना कहीं अपनी विश्वसनीयता को थोड़ा बहुत खोया है। और उसमें जो अभी आपने पॉइंट्स कहे,
कि जब भी कोई एविडेंस मांगा जाए तो जवाब ना देना, चीजों को एविडेंस को प्राप्त करने के लिए प्रोसीजर्स को मुश्किल बना देना, चुप्पी साध लेना सवालों पे। मुझे लगता है कि भारत एक बहुत ही वाइब्रेंट लोकतंत्र है और हम चुनाव को एक पर्व की तरह मनाते हैं। तो वो संस्थान जो चुनाव कराने के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं, जिम्मेदार हैं, उनको हर वो कदम उठाना चाहिए जिससे हमें ये लगे भी और ऐसा हो भी कि चुनाव जो हैं वो फ्री एंड फेयर हो रहे हैं, वोटर लिस्ट एकदम साफ है, किसको कोई भी डाउट हो तो चुनाव जो इलेक्शन कमीशन है उसका दरवाजा खुला होना चाहिए। इसमें मुझे लगता है कमी आई है और इस वजह से आप ये जो ट्रस्ट डेफिसिट देख रहे हैं ना विपिन जी, ये बड़ा कारण है जिसकी वजह से इस पर सवाल उठ रहे हैं। वरना ये एक बहुत ही नॉर्मल सी प्रक्रिया होनी चाहिए थी कि देखिए वोटर लिस्ट रिवाइज होंगे, नए लोग जुड़ेंगे, जो मृत हो गए वो हट जाएंगे, जिनका पलायन हो गया वो हट जाएंगे और ये बात खत्म हो जाएगी। लेकिन एक ऐसा माहौल है आज की तारीख में विपक्ष और सरकार के बीच कि ये पूरी प्रक्रिया में ही कहीं ना कहीं करप्शन या प्रदूषण आ गया है। तो वो जो रेजोल्यूशन है उस रेजोल्यूशन को लाने के लिए ही तो चुनाव आयोग है ना। तो अगर चुनाव आयोग ये ठीक से नहीं कर रहा है, हमारे सवालों के जवाब नहीं दे रहा है, तो ये ट्रस्ट डेफिसिट बढ़ेगा। और मेरे पास कुछ डेटा भी है विपिन जी, अगर मैं कोट करूं तो, कि अभी जो सी वोटर का मूड ऑफ द नेशन हुआ था रिसेंट, उसमें पूछा गया था कि आपको लगता है कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो रहे हैं, आपको लगता है कि SIR सही है या नहीं। हालांकि मेजॉरिटी लोग ये मानते हैं कि भारत की जो चुनाव प्रणाली है वो फ्री एंड फेयर है, लेकिन जो 30-35% उसमें विश्वास खो रहे हैं, ये मैं मानता हूं कि इलेक्शन कमीशन को वो 30-35% भी बहुत सीरियसली लेना चाहिए। इलेक्शन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें 100% भारतीयों को पूरा विश्वास होना चाहिए, ये मेरा मानना है। और मुझे लगता है कि आपके पैनल में बैठे कोई भी व्यक्ति या आप स्वयं भी इस बात से डिसएग्री नहीं करेंगे। तो चुनाव आयोग का ये काम है और उसको ये काम मुझे लगता है और बेहतर तरीके से करना चाहिए। तो आपको क्यों लगता है, मतलब आपको क्या लगता है कि चुनाव आयोग क्या किसी हठधर्मिता में है, या अगर वो इसी तरह सबके जवाब देता रहेगा तो फिर तो उस पर सवाल ही सवाल उठते रहेंगे, उसका कोई अंत नहीं होगा, एक जगह तो जाके उसको रुकना ही होगा? क्यों वो ऐसा कर रहा है? विपिन जी, जब मैंने ये कहा कि सवाल के जवाब देने, इसका मतलब ये नहीं कि कोई ज्ञानेश कुमार जी को व्हाट्सएप करे और वो उसका जवाब दे। प्लेटफॉर्म्स होते हैं, मैकेनिज्म्स होते हैं। मेरा ये मानना है चुनाव आयोग के जो एग्जिस्टिंग मैकेनिज्म है, अगर आप सही से प्रेस कॉन्फ्रेंस में ही जवाब दे दें, या अगर विपक्ष कोई सवाल उठा रहा है तो आप, जैसे अब ये प्रेम जी ने कहा कि उसकी जो टेक्निकलिटीज थी उस पर गए। एक होता है स्पिरिट और एक होती है टेक्निकलिटी। तो कई कबार स्पिरिट मुद्दे की इतनी ज्यादा जरूरी हो जाती है कि टेक्निकलिटी में हमको साथ में आकर उसका समाधान निकालना है। इसमें ये इलेक्शन कमीशन और विपक्ष के बीच जो एडवर्सेरियल रिलेशनशिप बन गया है, उसमें आप इलेक्शन कमीशन को भी दोष दे सकते हैं, विपक्ष को भी दे सकते हैं। ये डिपेंड करता है कि आप पॉलिटिकल डिवाइड में किस जगह पे खड़े हुए हैं। लेकिन ये जो एक पोलराइजेशन आ गई है, मुझे लगता है ये बहुत ही गलत चीज है भारत के लोकतंत्र के लिए। और इलेक्शन कमीशन ऐसा क्यों कर रहा है विपिन जी? तो देखिए, मैं पत्रकार तो नहीं हूं, मैं एक रिसर्चर हूं। तो जो पत्रकार हैं या जो राजनेता हैं वो आपको उसका जवाब बेहतर दे पाएंगे। मैं तो इतना कह सकता हूं कि इलेक्शन कमीशन का जो अभी रवैया है, मुझे लगता है भारत इससे बेहतर डिजर्व करता है और वो बेहतर हो भी सकते हैं। और मुझे लगता है यही सबसे बड़ा कारण है कि जो ट्रस्ट डेफिसिट आया है, वरना ये एक बहुत ही नॉर्मल सी प्रक्रिया थी, इसके लिए डिबेट करने की कोई आवश्यकता थी नहीं मेरे अनुसार। गिरी साहब, देखिए हमने वक्त वक्त पर अलग अलग तरीके के चुनाव आयुक्त भारत में देखे हैं। सेशन साहब एक वन ऑफ द लीजेंड रहे, क्योंकि कहते हैं कि जब से वो आए तब से उस पद की एक अलग गरिमा बनी या अलग आस्था बनी कि भाई उन्होंने उस चुनाव आयोग के की क्या ताकत होती है और क्या उसकी जगह संविधान और देश के अंदर वो दिखाया। अब क्या हमारे मौजूदा आयुक्त भी कुछ उसी मिजाज के हैं, या वो एक शक्ति तो दिखा रहे हैं या एक अप्रोच तो दिखा रहे हैं कि भाई मैं इन चीज़ों के जवाब दूंगा, इन चीज़ों के नहीं दूंगा, लेकिन वो जब हम देखते हैं पर्सपेक्टिव में तो फिर उल्टी नजर आती है। ऐसा लग रहा है कि वो चीज़ों से बच रहे हैं। क्या कहेंगे आप? ये तो अपना अपना नजरिया हो सकता है, और मैं किसी व्यक्ति के बारे में यही कह सकता हूं कि जो व्यक्ति संवैधानिक पद पे बैठा हुआ है, संवैधानिक पद के अपनी गरिमा होती है, और मुझे लगता है कि वो अपनी मर्यादा का, अपनी गरिमा का बखूबी निर्वहन कर रहे हैं। क्योंकि उन्होंने बिहार में जो किया, बिहार में लगातार जिस तरह से हुआ और बिहार में जो सवालों के घेरे में लाया गया, और अंत में क्या निकल के आया, सबके BLA लगाए गए, सबके BLO लगाए गए, तमाम
पार्टी राजनीतिक पार्टियों को, कांग्रेस के तो 24,000 बीएलओ लगाए गए थे, जितना उनको वोट नहीं आएगा उससे ज्यादा उन लोगों ने बीएलओ लगा रखा था। लेकिन तो अंत क्या हुआ? अंत सबने देखा, जो मतदाता सूची पुनरीक्षण था वो सही से हो गया। आप देखे एसआईआर के पहले 7.89 करोड़ थे, उसमें से 65 लाख नाम हटाए गए, 7.2 करोड़ लोग आए। उसके बाद जो अंतिम सूची प्रकाशित हुई 7.42 करोड़ आए, इसमें से आपत्तियों के दौरान 3.66 लाख लोगों को लिया गया, 21.53 लाख नए मतदाता जोड़े गए। लेकिन जो लोग गए कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में गए, क्या कह के गए? किस प्रक्रिया को तुरंत रोका जाए? क्यों रोका जाए भाई? एक तरफ तो आप कह रहे हैं कि शुद्धिकरण बहुत जरूरी है, दूसरी तरफ आप जाके उस प्रक्रिया को रोकना चाहते हैं। मकसद क्या है? एजेंडा क्या है? उद्देश्य क्या है? आप क्यों रोकना चाहते हैं? जब कोर्ट ने नहीं रोका तो आप आएगी इसको जोड़ दीजिए, ठीक है, कोर्ट ने कोई जोड़ा भी। मेरा लबोल अब क्या है कि चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट के डायरेक्शन में, सुप्रीम कोर्ट के ऑब्जर्वेशन में कहिए कि इसको सफलतापूर्वक करके दिखाया। और जितने भी आरोप लगे, मिथ्या आरोप आप कुछ भी लगा सकते हैं किसी पर, आप उसके लिए स्वतंत्र हैं। आप रोज ये कह रहे हैं कि ये हुआ वो हुआ। आप राहुल गांधी जी बिहार में एक वोट चोरी यात्रा लेकर के निकले, उस यात्रा में उन्होंने देखा होगा आपने कि एक महिला को बुलाया, कहा कि इसका नाम नहीं है, इसके पूरे परिवार का नाम नहीं है। दूसरे दिन उस महिला ने आकर के पब्लिक में कहा कि हमको तो पकड़ के ले गए थे, मेरा भी नाम है, मेरे पूरे परिवार का भी नाम है। तो पूरे दिनों पूरी स्थिति ये हो गई कि पूरे वोट चोरी यात्रा से निकलने के बाद वो 2 महीने के लिए भाग गए, बिहार का भारत छोड़ के भाग गए, 2 महीने से गायब है। और अगर आप किसी कांग्रेस के नेता से पूछे तो कहेगा कि सारों को अगर समझो, राज को राज रहने दो, विदेश कहाँ गए हैं, किस लिए गए, वो सब बातें नहीं बताई जाती है। तो ये स्थिति करके गाते। तो जब आप किसी भी एजेंसी पर, किसी भी संवैधानिक संस्था पर मिथ्या आरोप लगाते हैं, चुनाव आयोग का अपनी जिम्मेवारी है, लेकिन राजनीतिक दलों की भी अपनी मर्यादा, राजनीति में रहने वाले व्यक्तियों की भी अपनी मर्यादा है, पॉलिटिकल पार्टीज की भी अपनी मर्यादा है। और हम सभी को एक दूसरे का सम्मान करते हुए, मर्यादा का पालन करते हुए, बिल्कुल मैं भी मानता हूं कि समाज का अंतिम आदमी जब तक सवाल कर रहा है, आपको जवाब देना चाहिए, और बिल्कुल दिया जाता है और देता है चुनाव आयोग लगातार। अगर आप किसी को आप जवाब नहीं मिलता है तो कोर्ट चला जाता है, सुप्रीम कोर्ट चला जाता है। और ये लगातार ये प्रक्रिया है और शुद्धिकरण की प्रक्रिया होनी चाहिए। ये तो डिबेट का विषय नहीं, बल्कि सबको इसमें योगदान देना चाहिए, सबको सपोर्ट करना चाहिए कि एसआईआर हो, भारत के नागरिक ही, भारत के मतदाता हो, 18 वर्ष के जो कोई हो गया हो वो मतदाता सूची में जुड़ जाए। कोई बाहरी व्यक्ति भारत का मतदाता नहीं हो सकता, भारत के भविष्य का निर्माता नहीं हो सकता। ये सबको, इस बात पर सबको एक मत होना चाहिए। इसमें कहीं कोई कंफ्यूजन की स्थिति नहीं है, कहीं कोई राग उद्देश्य नहीं है, कहीं कोई डिफरेंस नहीं है जी। और बिल्कुल है। तो विशाल जी, एक सवाल मेरा यहाँ पर है कि जैसा धनंजय भी कह रहे हैं या यूं भी, कि अगर आपको किसी चीज पर एतराज है तो उसका क्या है? एक आपने अपनी बात व्यक्त की, आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, आपने सबूत दिखाए, उसके बाद आप सुप्रीम कोर्ट गए, सुप्रीम कोर्ट ने अपने लेवल पर इंटरफेयर किया और जो चीजें वो करने को कह सकता था उतना उसने किया। अब ये तो आप इस प्रोसेस को तो मानेंगे ना कि जो हमारा संविधान के अंदर जो रास्ते हैं, हमारे लोकतंत्र के अंदर जो रास्ते हैं, उन्हीं को अपना के आप भी चल रहे हैं। बात सुप्रीम कोर्ट तक गई और उसके आदेश के बाद चीजें हो रही हैं। देखिए विपिन जी, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता जो अभी कहाँ की जो कहानियां बता रहे थे, मैं आपको छोटी सी घटना बताऊं। कल इनके एक बड़े नेता का बयान आया, अमित शाह जी का। उन्होंने बोला कि बिहार का चुनाव इस बार 2 चरण में है, अगली बार 1 चरण में होगा। वो अमित शाह जी नहीं बोल रहे थे, वो भारत देश का चुनाव आयोग बोल रहा था। जब इंडिया टुडे ने एक बैंगलोर में, मैं उसको पीछे से ले जाना चाह रहा हूँ, जब इंडिया टुडे ने जो सर अपना पर्सनल व्यक्तिगत सर्वेक्षण करवाया, उसमें जो महादेवा विधानसभा में एक घर में 80 लोग पाए गए। उसके बाद जब राहुल गांधी ने वोट चोरी का मुद्दा पूरे देश में जगा दिया, वोट चोरी पे सपोर्ट क्यों मिला? क्योंकि वोट चोरी मुद्दा ये राहुल गांधी कांग्रेस का मुद्दा नहीं है। आप पिछले कई चुनाव ऐसे देख लीजिए जहां पर किसी बूथ पे किसका वोट पड़ गया, कोई मर गया, कोई उसके नाम पे वोट डाल गया, ऐसे बहुत सारे मुद्दे थे। राहुल गांधी ने भी सबूत के साथ उन मुद्दों को चुनाव आयोग के सामने लेकर आया। तो चुनाव आयोग राहुल गांधी जी से एफिडेविट मांगता है, मगर उसी जगह जब भारतीय जनता पार्टी के नेता अनुराग ठाकुर मुद्दा उठाते हैं तब चुनाव आयोग उनसे एफिडेविट मांगने का काम नहीं करता है। जब राहुल गांधी ने उस वहां की पोलिंग बूथ की सीसीटीवी कैमरे की फुटेज मांगी, तब चुनाव आयोग क्या बोलते हैं? गणेश गुप्ता जी बोलते हैं कि बहन बेटियों की इज्जत का सवाल है, इसको मैं जारी नहीं कर सकता हूं। और उसी जगह जब राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति का चुनाव होता है तो इसी भारत देश की सम्मानित महिला सांसद जब वोट डालती है तो उनकी फुटेज वायरल होते, तब उनकी इज्जत तो कोई बात नहीं आती है। तो कहीं ना कहीं आप खुद देखिए,
कि भारतीय जनता पार्टी आज चुनाव आयोग का इतने पक्षधर है। भारतीय जनता पार्टी को तो लोकतंत्र और भारत के आम जनमानस के साथ खड़ा होना चाहिए और ये कहना चाहिए कि विपक्ष जो सवाल उठा रहा है, आज विपक्ष को चुनाव आयोग का उसका जवाब देना चाहिए। मगर चुनाव आयोग क्या करता है? चुनाव आयोग विपक्ष से एफिडेविट मांगने का काम करता है। चुनाव आयोग इतना बड़ा कारनामा एसआईआर के नाम पर भारतीय जनता पार्टी के लिए जो कर रहा है, तो भारतीय जनता पार्टी और उन्हीं के लोग जो सावन के अंदर है, जिनको सावन में सब कुछ हरा हरा दिख रहा है, इसी विचारधारा के लोग आज उनके साथ भी खड़े हैं। तो कहीं ना कहीं आज पूरा देश जान चुका है कि भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में एसआरआई का मुद्दा वोट चोरी का एक बड़ी साजिश है, जिसके नाम पर तमाम दलित पिछड़े आदिवासी, जो मैं पुनः कह रहा हूं, उनका वोट काटा जा रहा है, क्योंकि आज भारतीय जनता पार्टी जान गई है कि ये उनके साथ नहीं खड़ा है। तो आज चुनाव आयोग की क्या स्थिति है, ये भारतीय जनता पार्टी से कोई जान नहीं सकता है। और मैं तो आज छठ पर्व है, मैं तो छठ मैया से निवेदन करता हूं कि इन आतताइयों को बिहार से लेकर पूरे देश की राजनीति से दूर करें, क्योंकि आज देश की क्या स्थिति है पूरा देश जान रहा है, देश के आम नागरिक जान रहे हैं। तो आज जैसे हम ये बोल रहे थे, राहुल गांधी जी ने 16 दिन बिहार में बिताए, वहां के आम जनमानस से बात की है, वहां की बहू बेटियों से बात की है, वहां के वोटरों से बात की है, वहां के दबे कुचले लोगों समुदायों से बात की है। राहुल गांधी उनके बीच में जाते हुए, राहुल गांधी जी का पहला वो प्रकरण नहीं है। इससे पहले राहुल गांधी जी ने पूरे देश में भारत जोड़ो यात्रा करके इस देश के दुख जानने का काम किया है, देश की नब्ज को पकड़ने का काम किया है, गरीब मजलूमों की आवाज को उठाने का काम किया है। मोदी जी ने क्या किया? मोदी जी तो इसमें ऐश्वर्य का जीवन जी रहे हैं। और खुद आप देखिए, आज कहीं ना कहीं देश जान चुका है, बिहार का वोटर भी जान चुका है, बहुत जल्दी भारतीय जनता पार्टी उनके साथ। चलिए ठीक है, क्योंकि बिहार के चुनाव तो अभी हुए नहीं हैं, अभी उनका नतीजा आना बाकी है। और हाँ, ये बात जरूर है कि अब अगले एसआईआर का अगले चरण का ऐलान जरूर हो गया है। अब उस पर तकरार तो हो ही गई, सुन लिया आपने। एक छोटा ब्रेक ले रहे हैं यहाँ, लेकिन ब्रेक के बाद इस तकरार का कोई नतीजा है या फिर ये ऐसी ही चलेगी? चुनाव आयोग पर निशाना और चुनाव आयोग का निशाना। एक छोटा ब्रेक के बाद बातचीत जारी रखेंगे। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं आवाज अड्डा और बात हो रही है एसआईआर की, अब जिसे दूसरे चरण में अन्य 12 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में करने का ऐलान कर दिया गया है। कई तरह के सवाल उठ रहे हैं, विपक्ष से विरोध की भारी मांग है टाइमिंग को लेकर और पूरे का पूरा मंशा जो है चुनाव आयोग की उसको लेकर। लेकिन हम यहाँ पर दोनों पक्षों की बात रख रहे हैं। हमारे सभी मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं, चले आप चर्चा को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं। हर्षवर्धन जी, अब देखिए, चुनाव है, चुनाव आयोग है, पार्टी है, पक्ष है, विपक्ष है, और एक जो सत्ता में बैठा है वो अपनी बात और जो विपक्ष में बैठा है वो अपनी बात, वो आरोप प्रत्यारोप का दौर चलता ही रहेगा। लेकिन इसके बीच में रास्ता क्या है? क्या हमको ऐसे ही लेके इसे आगे जाना है जब विपक्ष अपना यही कहेगा कि चुनाव आयोग की मंशा ठीक नहीं, सब गड़बड़ है, ऐसा खराब है, और दूसरी तरफ चुनाव आयोग जो कहेगा कि भाई हाँ मुझे कराना है लेकिन इन चीजों से मैं इनका जवाब नहीं दूंगा, आपको जो करना है करो। बात सुप्रीम कोर्ट तक भी गई, सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा कि हाँ ये संवैधानिक संस्था अपना काम कर रही है। लेकिन जो एक आम जनमानस है वो इससे क्या निष्कर्ष निकालेगा? देखिए, देश की जनता का भरोसा चुनाव प्रक्रिया पर, चुनाव आयोग पर पहले से बहुत ज्यादा बढ़ा है। अगर ऐसा नहीं होता तो चुनाव दर चुनाव मतदान प्रतिशत नहीं बढ़ता। इस देश में एक किस्म की बौद्धिक बेईमानी लोग कर रहे हैं जब ये कह रहे हैं कि चुनाव आयोग की साख कमजोर हो रही है। साख कैसे कमजोर हो रही है? क्या जब हम कहते हैं विपक्ष, ममता बनर्जी विपक्ष हैं, 3 बार से लगातार मुख्यमंत्री हैं, वो विपक्ष हैं। स्टालिन विपक्ष है, क्या वो विपक्ष है? क्या 10 वर्षों से लगातार अरविंद केजरीवाल सत्ता में थे, वो विपक्ष है? क्या भगवंत मान जो मुख्यमंत्री हैं वो विपक्ष हैं? इस देश के अलग अलग राज्यों में अलग अलग समय पर अलग अलग मतदान लोगों ने किया। लोकसभा चुनाव, अभी अभी का लोकसभा चुनाव 2024 का, नरेंद्र मोदी तो कह रहे थे अब की बार 400 पार, अमित शाह तो कह रहे थे अब की बार 400 पार, क्या हुआ? 240 पर भारतीय जनता पार्टी रह गई। और जो लोग ये कह रहे हैं कि मतदाता सूची में गड़बड़ है, चुनाव आयोग गड़बड़ कर रहा है, वो देश के मतदाताओं को गाली दे रहे हैं, उनका अपमान कर रहे हैं। इससे बचना चाहिए। उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में जहां राम मंदिर का एक जो कहें कि भारतीय जनता पार्टी के ऊपर आरोप लगा कि राजनीतिक लाभ लेने के लिए किया, फैजाबाद सीट भी हार गए जो अयोध्या की सीट है, तो क्या कहा जाएगा कि इतनी भी वोट चोरी नहीं कर पाए? नरेंद्र मोदी का मतों का अंतर घट गया।
37 सीटें समाजवादी पार्टी जीत गई, 6 सीटें कांग्रेस जीत गई, जिस कांग्रेस के राहुल गांधी अमेठी तक से हार गए थे। क्या कहना चाहिए इसे? देश की जनता को ये सब दिख रहा है और नेताओं से उनको समस्या नहीं होती। नेता तो वो जानते हैं कि भाई जब सत्ता से वो बाहर हो रहा है, जैसे वो हारता है वो चिल्लाने लगता है। ये कोई बहुत ऐसी बात नहीं है। क्रिकेट में भी लोग जो हारते थे पहले, वो तुरंत अंपायर गड़बड़ है, बाउंड्री छोटी हो गई, बड़ी हो गई, दर्शक गड़बड़ हो गए, हुटिंग कर दिया, कुछ भी बोलते हैं। लेकिन अगर बौद्धिक बेईमान ये करेंगे तो ये खतरनाक है, और बरसों से बौद्धिक बेईमानी चलती रही। इस देश में चुनाव आयोग कैसे चुना जाता था, क्या कुछ होता था, उसकी पूरी प्रक्रिया सुधर के यहां तक पहुंचे। और अगर अब ये कहा जा रहा है तो यही राहुल गांधी कहते थे कि हमने तो नरेंद्र मोदी का आत्मविश्वास फाड़ दिया, ये गुब्बारा है, मीडिया ने फुलाया हुआ। क्यों? क्योंकि वो 99 पे पहुंच गए थे, उनके लिए बहुत बड़ी उपलब्धि थी वो। और जैसे ही कुछ दिन बाद समझ में आया कि अरे महाराष्ट्र हार गए। और जरा सोचिएगा, जो लोग आवाज अड्डा देख रहे हैं, मैं एक बात बोल रहा हूं, उसको ध्यान से सोचिएगा। राहुल गांधी ने तो महाराष्ट्र के लिए कहा था, फिर ये महाराष्ट्र को लेकर कोई भी बड़ा क्यों आरोप नहीं लगा पाए? यहां तक कि मुंबई हाईकोर्ट में एक पिटीशन गई थी महाराष्ट्र के चुनाव को लेकर। मुंबई हाईकोर्ट ने कहा कि टाइम वेस्ट कर रहे हैं आप, पेनाल्टी नहीं लगा रहे हैं, बस इतना ही समझ लीजिए। सुप्रीम कोर्ट गए, वहां से उस याचिकाकर्ता को भगा दिया गया। एक भी अपील नहीं की गई, न तो फर्स्ट अपीलेट ऑफिसर के पास, न सेकंड अपीलेट ऑफिसर के पास। उसके बावजूद ये सब कहना, और आप भ्रम फैलाकर जो दुनिया भर में कोशिश है, कभी जेनजी के नाम पे, कभी कुछ और के नाम पर, भारत के मजबूत लोकतंत्र को विदेशी धरती के जो समीकरण है उसके लिहाज से देखने की जो कोशिश है वो सफल नहीं हो रही, इसलिए ये सब हो रहा है। और मैं फिर कह रहा हूं, चुनाव आयोग लगातार जिस तरह के सुधार हुए हैं उसमें जनता का भरोसा भारत की चुनावी प्रक्रिया पर मजबूत हुआ है। प्रेम जी, तो क्या अब अगर विपक्ष को आरोप लगाने हैं तो उनको कुछ ऐसा साबित करना होगा या ऐसा सिद्ध करना होगा, और सुप्रीम कोर्ट में जाके करें, जैसे करें, जो भी रास्ता अख्तियार करें, जहां वो अपनी बात रख पाएं, जहां वो ये साबित कर पाएं कि चुनाव आयोग गलत है, अगर उन्हें लगता है तो? देखिए, हाल में जो सुप्रीम कोर्ट ने याचिका खारिज की थी, तो उसका आधार ये था कि आप चुनाव आयोग पहले जाइए, है ना। और स्थिति ये है कि शिकायत जिसकी है, जिससे है, उसी के पास जाने के लिए कहा जा रहा है। आज जो उदाहरण आज चुनाव आयोग ने दिया कि मेरे पास एक भी शिकायत नहीं आई वोटरों की तरफ से बिहार में एसआईआर पर, तो शिकायत क्यों आएगी? जहां उम्मीद होती है वहां शिकायत होती है। एक भी शिकायत नहीं आना, इससे ज्यादा अविश्वसनीय एक दूसरे अर्थ में, और विश्वास का हट जाना उस अर्थ में भी दूसरा उदाहरण नहीं हो सकता। एक भी शिकायत नहीं आएगा बिहार की, एक भी व्यक्ति को मतलब भरोसा नहीं है चुनाव आयोग पर कि वो उसकी शिकायत को हल कर सकता है। यहां पर बात है, और आप उसको कह रहे हैं कि शुद्धता का उच्चतम लेवल है। ये शुद्धता पर, उच्चतम लेवल पर अविश्वास है, ये इस रूप में स्थिति आ गई है। और जब चुनाव आयोग पर ही अविश्वास है तो लोग शिकायत नहीं कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं, आज स्थिति है कि सुप्रीम कोर्ट कह रहे कि आप चुनाव आयोग ही जाइए, और लोग जाना नहीं चाहते चुनाव आयोग, क्योंकि चुनाव आयोग सुनता नहीं है, चुनाव आयोग जवाब नहीं देता है, चुनाव आयोग अपने हिसाब से बातें करता है। ये है स्थिति, इसका ये एक तरह से डेडलॉक है, गतिरोध पैदा हो गया है भारतीय लोकतंत्र में, ये बात है। दूसरी बात है कि मतदाताओं का, लोगों का विश्वास बढ़ रहा है चुनाव आयोग में, इसलिए कि वोट बढ़ रहे हैं, वोट का प्रतिशत बढ़ रहा है। अरे हालिया चुनाव में ये वोट का प्रतिशत बढ़ना ही तो सबसे बड़ा सवाल है। 5 बजे के बाद में वोट का प्रतिशत बढ़ता है, रातों रात बढ़ता है। भाई आज जो डुप्लीकेट वोटर लिस्ट की बात होती है, डुप्लीकेट आईडी की, एक व्यक्ति का एक से ज्यादा आईडी, अरे हाँ, रीडेबल है ही नहीं, तो एक व्यक्ति का जो एपिक कार्ड है वो बिहार में है और उसका मुंबई में है कि कर्नाटक में कि कहाँ है, वो कैसे पता चलेगा जब आप रीडेबल दे ही नहीं रहे आंकड़ा? आंकड़े देने में क्या दिक्कत है? दस्तावेज को रीडेबल बनाने में क्या दिक्कत है? छुपा क्यों रहे हैं? ये सारी चुनाव आयोग जब से चीजें छुपाने लगा है, हम लोग नहीं रिसर्च कर पाते हैं, क्योंकि भाई पहले तो डाउनलोड करते थे, उसको ले जाते थे सॉफ्टवेयर में, वो रीडेबल बना देता था। आज हम नहीं जान पाते हैं,
कौन डुप्लीकेट मतदाता है इसका पता लगाना मुश्किल है, और चुनाव आयोग इसको छिपा रहा है। अविश्वास का इससे ज्यादा स्तर इस कभी हुआ नहीं था जो स्थिति चुनाव आयोग ने कर दी है। जी कार्तिकेय, एक वक्त था जब इस देश में हम देखते थे वो फुटेजेस आते थे जब खुलेआम बूथ कैप्चरिंग होती थी और किस तरीके से चुनाव होते थे हम जानते हैं। वहाँ से तो आज हम बहुत बेहतर स्थिति में खड़े हैं, इसमें कोई शक की बात नहीं है। लेकिन जो बात उठ रही है या जिस तरह के वक्त से हम गुजर रहे हैं, जहाँ पर जो बात अभी प्रेम जी ने कही कि चुनाव आयोग, ये सवाल मैंने आपसे पहले भी पूछा था, उसी के संदर्भ में 2-3 एक चीज़ें जोड़ के ला रहा हूँ कि चुनाव आयोग अगर अपनी तरह से वो थोड़ी क्लैरिटी दे दे, लेकिन क्या अगर चुनाव आयोग ऐसा करता चला भी जाएगा तो ये सिलसिला रुक जाएगा? यहाँ बात थोड़ी मंशा की भी आती है। अगर आपको ऐसी कोई चीज़ है भी या ऐसा कोई चीज़ आपको लगता भी है कि गलत हो रहा है या कोई पक्षपात हो रहा है, तो क्या उसका कोई अंत है? और नहीं है तो कोर्ट तो है। क्या अब हम फिर सुप्रीम कोर्ट पे भी सवाल उठा रहे हैं? अगर उन्होंने वापस भेज दिया कि जाइए इसको चुनाव आयोग के पास ही जाके आप एड्रेस कीजिए, क्योंकि एक वो स्वतंत्र संवैधानिक संस्था और उसका अपना एक ओहदा है, अपना एक जगह है, कैसे इसको फिर हम सुलझाएंगे इस पूरे मैटर को? नहीं विपिन जी, पहली बात तो ये, जब भी हम कह रहे हैं कि आपके पास सुप्रीम कोर्ट का रास्ता है, फला रास्ता है, तो हम ये मान के चल रहे हैं कि भारत में जितने भी सोशो इकोनॉमिक ग्रुप्स है सबके पास एक्सेस है जुडिशरी का, सबके पास एक्सेस है उन सारे मैकेनिज्म्स का जिसके जरिए वो अपने मुद्दे ऐसे उठा सकते हैं। पहली बात तो मैं इससे एग्री नहीं करता। हम सबके पास एक्सेस है, लेकिन कुछ के पास ज्यादा है और कुछ के पास कम है। तो जो जिनके पास कम है उनकी तादाद देश में ज्यादा है। तो पहले तो ये जो आर्ग्यूमेंट है कि आप फला प्लेटफॉर्म पे चले जाइए, फला आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा, मुझे लगता है इसमें ये एक विचार जोड़ना चाहिए। दूसरी बात ये कि हर्षवर्धन जी हमारे सीनियर हैं और मैं कई सालों से चर्चाओं में आ रहा हूं कि इन्होंने बोला कि कई चुनाव जीते विपक्ष ने। मैं बिल्कुल मानता हूं इस बात को और मैं आपकी बात से भी सहमत हूं कि जो बूथ कैप्चरिंग का दौर था हम उससे बहुत आगे आ चुके हैं। लेकिन विपिन जी, सवाल अब मेरे इसमें 2 पॉइंट्स रहेंगे कि रिजल्ट से ज्यादा प्रोसेस मैटर करता है। चाहे आम आदमी पार्टी पंजाब में जीत जाए, चाहे स्टालिन तमिलनाडु में जीत जाए, लेकिन वो जो प्रोसेस है, अगर उस प्रोसेस में हमें विश्वास नहीं है तो हमें विश्वास इस तरफ भी नहीं है और उस तरफ भी नहीं है। सिंपल सी बात, मुझे ये कहने में कोई डाउट नहीं है। मैं उनमें से नहीं हूं जो ईवीएम को डाउट करता था, मैं आज भी नहीं करता। लेकिन जो वोटिंग लिस्ट को लेकर जरा सा भी अगर संशय है तो मुझे लगता है इसका निवारण होना चाहिए। इसके लिए इलेक्शन कमीशन को और प्रोएक्टिव होना चाहिए। और अगर हम ये मान भी लेते हैं कि इलेक्शन कमीशन की साख बढ़ी है तो मुझे लगता है और तेजी से बढ़ सकती है। इसको ऐसे लेते हैं, और अगर और तेजी से बढ़ने के लिए उनको ये एफर्ट डालने चाहिए तो डालने चाहिए, बिल्कुल डालने चाहिए। मैंने तो शुरू में ही आपको कहा था कि आज भी देश के 65% जो लोग हैं, ये सी वोटर का डेटा है मूड ऑफ द नेशन का, उन्हें कोई डाउट नहीं है हमारी चुनावी प्रक्रिया में। मैं तो उस 35% की बात कर रहा हूं जिनको संशय है। क्यों है? नहीं होना चाहिए। और उसके लिए अगर चुनाव आयोग कुछ कर सकता है तो जरूर करना चाहिए। और जो आपने कहा कि हम बूथ कैप्चरिंग से बहुत आगे आ गए, विपिन जी, मुझे लगता है कि देश में ना पिछले कुछ वर्षों में एक डिस्कोर्स ऐसा है कि हम अपने आप को ऊपर की जगह नीचे से तोड़ने में ज्यादा इंटरेस्टेड हो गए हैं। बूथ कैप्चरिंग एक ऐसा जमाना है जिसको हमें अभी याद भी नहीं करना चाहिए, वो इतना पीछे छूट गया। अब तो हमें ये बात करनी चाहिए कि हम और बेहतर, मतलब विश्व स्तर के सबसे बेहतरीन जो भी डेमोक्रेसीज है, लोकतांत्रिक सिस्टम्स हैं, उनकी तरफ कैसे बढ़े। तो हालांकि मैं आपकी बात से अग्री करता हूं, लेकिन मैं वैसा चालक हूं जो गाड़ी में ऐसे मुद्दों को रेयर व्यू में बहुत पीछे छोड़ आया है। और अब मेरा फोकस एज एन इंडियन वोटर, एज एन इंडियन सिटीजन बहुत आगे पे है कि आगे हम अपने इंस्टीट्यूशंस को कैसे बेहतर बनाएं। क्योंकि एक बात से समाप्त करूंगा विपिन जी कि हम लोकतंत्र हैं, लेकिन अभी हम लोकतंत्र में बहुत सारे मैकेनिज्म्स होते हैं। हमारा सबसे बेहतरीन मैकेनिज्म आज भी चुनाव है, और अगर इस पर दाग लग गया तो मुझे लगता है कि लोकतंत्र पर जो भरोसा है उसमें भी कमी आएगी। और मैं आशा करता हूं ऐसा ना हो, और मुझे उम्मीद है कि जो संस्थान है, चुनाव आयोग जो है, उसको ये बात पहुंचे और जो भी कदम वो ले सकता है कॉन्फिडेंस बनाने में, मुझे लगता है कि इसमें कोई ना शर्म की बात है, ना किसी भी तरह के घमंड की बात है। वो जो काम करने आए हैं, टैक्स पेयर का पैसा उनको मिलता है और हम उन पर भरोसा दिखाते हैं और उन्हें वो काम करना चाहिए। और 100% नहीं, 120% करना चाहिए, क्योंकि उनकी जिम्मेदारी बहुत बड़ी है।
एक छोटा सा सवाल चलते चलते धनंजय गिरी साहब आपसे कि एक संवैधानिक संस्था है चुनाव आयोग और उनकी एक जिम्मेदारी है, लेकिन जो राजनीतिक पार्टियां और जब वो चुन के सत्ता में जाती हैं तो वो संविधान को बदलने की ताकत रखती हैं क्विकली। क्या आप लोग मिलकर कोई ऐसा कंसेंसस बना सकते हैं जिससे ये जो इतना बड़ा संस्थान है, जो पूरा लोकतंत्र की नींव है, उस पर जो भरोसा आगे पीछे हो रहा है वो फिर से लौटे क्विकली? सर, जैसे विपिन जी देखिए, 1 अगस्त 2025 को मसौदा मतदाता सूची बिहार में जारी होती है, जिसमें 7.24 करोड़ मतदाता आते हैं। उसमें कहा जाता है कि आप इसमें अपनी आपत्तियां दर्ज करें, आप अपने बात बताएं, कोई छूटा हो तो। 30 सितंबर 2025 को अंतिम मतदाता सूची प्रकाशित होती है, इसमें 7.42 करोड़ मतदाता हो जाते हैं। तो ये कहना बिल्कुल गैर वाजिब है कि चुनाव आयोग कोई जा ही नहीं रहा है, कोई कह ही नहीं रहा है, तो ये इतने लाखों लोग कहां से फिर बढ़ जाते हैं? कैसे फिर जो छूटे हुए जुट जाते हैं? दूसरी बात जो आप कह रहे हैं कि सबसे बड़ी बात यह है कि लोकतंत्र को जवाबदेह, जिम्मेवार बनाना, लोकतांत्रिक संस्थाओं को बनाना, इसी काम को हम लोग कर रहे हैं। और यही काम जैसे जैसे होते जा रहा है, जैसे जैसे प्रक्रिया अच्छी होती जा रही है, जैसे जैसे बूथ कैप्चरिंग बंद हुई है, जैसे जैसे आप वोटर आई कार्ड आया है, जैसे आप ईवीएम आया है, जैसे वीवीपैट आया, वैसे सर, क्योंकि मेरा समय समाप्त हो गया, लेकिन मैं इसी उम्मीद के साथ इस शो को समाप्त करूंगा कि देखिए, चुनाव आयोग में हम सबका बहुत भरोसा, और वो उस भरोसे के बिना लोकतंत्र चल भी नहीं पाएगा। अब इस भरोसे को अगर वो किसी कारण से हिल रहा है, तो चाहे आपकी पार्टी हो, चाहे इनकी पार्टी हो, चाहे बाकी लोग हो, वो कैसे उस भरोसे को दोबारा लौटाएंगे? खुद चुनाव आयोग के ऊपर ही सवाल है कि वो क्या करे ऐसा जिससे भरोसा लौटे, ताकि प्रश्नों के जवाब समाप्त हो। क्योंकि देश में, लोकतंत्र में एक निष्पक्ष, साफ चुनाव और एक ऐसा चुनाव जिसमें सबका भरोसा हो, वो सबके लिए ज़रूरी है और देश के लिए भी उतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी महानुभावों का इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। नमस्कार।